अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल दियार दश्त का दिया बाय राहिला जबीन की ये एपिसोड 3 है। मुझे दरिया नहीं लिखना, मुझे सहरा नहीं लिखना, तसलसल से सफ़र में हूँ, मुझे ठहरा नहीं लिखना। पुराने राबतों की राख अब तक दिल में बाकी है, मेरी जलती हथेली पे नया वादा नहीं लिखना। बिसाते ज़िंदगी की आखिरी सरहद पे खड़ा हूँ, मुझे फातिह नहीं लिखना, मुझे मोहरा नहीं लिखना। गवाही अपने दिल से लो, तुम्हारा दिल क्या कहता है। मुझे झूठा नहीं लिखना, मुझे सच्चा नहीं लिखना। मैं उसकी याद में गुम हूँ कि अपने आप में गुम हूँ। मुझे महफिल नहीं लिखना, मुझे तन्हा नहीं लिखना। मेरी आँखों में बातें हैं मगर चेहरे पे गहरी चुप। मेरी आँखें तो लिखना, मेरा चेहरा नहीं लिखना। अब लोगों के जाने के कुछ देर बाद वो कमरे में आई तो सेल में देखा कि अमल ने न जाने किस जज्बे के तहत उसे ये नज़म लिखकर भेजी थी, मगर अब इसे मज़ीद उलझने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी मंगनी की खबर खाला और सारिम पे बम बन के गिरी थी और वो हक्को दक से रह गए थे कि अभी तो सारिम की शादी को बमुश्किल 1 महीना हुआ था और अब इतनी जल्दी आयत की मंगनी। सब कुछ बहुत अचानक सा लगा था उन्हें। जब शाम को अम्मी ने खाला के यहाँ मिठाई भेजी तो वो हैरान और शिशित सी जूती घसीटती हुई चली आई और उनके साथ माँ पारा भी थी, जो शायद आयत के तासुरात देखने आई थी, मगर खिलाफ़े मामूल अम्मी और वो बहुत गर्मजोशी से मिले, मुबारक देने आई थी। खाला ने बमुश्किल ये कहा और पानी का गिलास होंठों से लगा दिया। बहुत खुशी हुई कि इतनी जल्दी इतना पढ़ा लिखा और अच्छा रिश्ता मिल गया। खाला न जाने क्या कहना चाह रही थी, मगर के बस खामोशी से मंगनी की तस्वीरें देखने लगी। अम्मी ने निकाह का बताने से मना किया था और वो सिर्फ मंगनी का ही सुन के सुन सी रह गई थी। आप बैठे, मैं चाय लेके आती हूँ। वो ये कह के उठने लगी तो खाला जल्दी से बोली, हम लोग सिर्फ मुबारक देने आए थे, अब चलते हैं। खाला ने इतना कहा तो माँ पारा ने भी हाँ में गर्दन हिला दी, मगर वो अंदाज़ा लगा सकती थी कि इस वक्त माँ पारा के चेहरे पर हज़ारों कुमकुमें रोशन हैं। पता नहीं उसे क्या खौफ लाहक था और जाते जाते फरमाइश कर दी कि क्या वो तस्वीरें साथ ले जाए, तो उसने हाँ में सर हिला दिया। जब उसने सर झटक कर खाला को देखा तो उनका चेहरा उसके बरक्स जैसे बहुत बड़ी शिकस्त हुई थी। तुमने इरम के चेहरे पे लिखी इबारत पढ़ी? अम्मी दरवाज़ा बंद करके अंदर आई तो उससे पूछने लगी तो उसने भी हाँ में सर हिला दिया। तुम्हारे अब्बू मुझे ही कसूरवार समझते हैं, लेकिन तुम लोगों ने गौर नहीं किया कि उसके तेवर क्या कह रहे थे। वो प्याज छीलते हुए बता रही थी और प्याज कड़वा ना होने के बावजूद उनकी आंखों में आंसू थे। मगर जब इसने खुद को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया तो कसूरवार वही नजर आई कि नफरत और गलतफहमी का बीज तो पहले उन्होंने ही बोया था। मगर माँ थी तो वो उन्हें कैसे गलत कह सकती थी। अगले दिन वो स्कूल से वापस आके नमाज पढ़ के लेटी तो अमल का फ़ोन आ गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा है मेरी मनकूहा बनके? उसने छूटते ही पूछा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? उसने अक्सर उसके सवाल को नज़रअंदाज कर दिया तो उसने अपना सवाल दोहराया। क्या पूछा था? सलाम किया था तो मैंने जवाब दे दिया, उसने अनजान बनते हुए कह दिया। सब आजकल बढ़ती हुई महंगाई की वजह से बहुत परेशान हैं, उसने भी हंसी दबाते हुए कहा। क्यों ना हो, जो प्याज 30 रुपए किलो थी अब 50 रुपए हो गई है और रोटी की कीमत आसमान से बातें करने लगी है। और वो एक ही सांस में बताने लगी, हालांकि जानती थी कि वो क्या पूछ रहा है। बस प्लीज़ अब यहीं ब्रेक लगा दें। मैं पूछ रहा था कि नए रिश्ते में बन के कैसा लग रहा है। उसने फिर लहजे में मिठास भरते हुए पूछा। अच्छा लग रहा है। अब आप ये बताएं कि ज़ोहर पढ़ ली? उसने उसे पटरी से नीचे नहीं उतरने दिया। जी जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। उसने ठंडी सांस भर के फ़ोन रखना चाहा तो वो झट से बोली, लफ्ज़ों की तरतीब हमें बांधनी नहीं आती, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, सीधी सी बात है।
फ़ोन रखते हुए उसने उसे हेलो हेलो चिल्लाते हुए सुना तो धीरे धीरे मुस्कुराती रही। रात को वो छत पे गई तो खाला की छत पे किसी को सर झुकाए बैठे पाया तो तजस्सुस जागा कि देखूं तो सही कि कौन है। थोड़ा आगे बढ़ी तो वो जो कोई भी था धीरे धीरे हिचकियां ले रहा था। जहाँ हो वही कदम रोक लो आयत। सालिम एकदम से कुर्सी पर से उठा और तनबीह के अंदाज में गरजा तो वो उसकी सूजी आंखें और रंधी आवाज़ सुन के हैरान रह गई। तुम्हें पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना ही अब पड़ेगा। खाला ने तो जो गलती की सो की, पर तुम तो खुश हो गई ना अपने प्यार को पाके। वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला तो वो समझ गई कि पहले दिन वही ऑफिस छोड़ने गया था तो तस्वीरों में हंसते हुए अमल को पहचान लिया होगा। तुम हद से बढ़ रहे हो। वो बस इतना ही कह पाई कि अगर मजीद बोली तो मोहल्ला ही इकट्ठा हो जाना था। मेरी हदें तो बस तुम तक महदूद थी आयत। ये तो तुमने ही लकीर खींच के मुझे दस्त में ला खड़ा किया। वो शिकस्त खोर्दा अंदाज में बोल रहा था। मैंने तुम्हारे साथ कोई वादे नहीं किए थे। पहले भी बड़ों का फैसला था और अब भी बड़ों का ही है। उसने बमुश्किल तहम्मुल से जवाब दिया। सिर्फ अमल से मंगनी ही बड़ों का फैसला था या वो कैस की तरह रेत छानता तुम्हारे घर तक पहुंचा था और तुम्हारे कदमों में गिरकर अपनी जिंदगी की भीख मांगी थी। वो शायद हर सच पर से पर्दा उठाने पर तुला हुआ था, पर वो अब खामोशी से मुड़ गई कि कुछ देर और रुकी तो वो भी हर तमीज़ बलाए ताक रख के बोल देगी। ठीक कहते हैं, सच वाकई बहुत कड़वा होता है। ये कहकर वो मुड़ने लगा तो वो वापस भागती हुई आई। सच सुनना चाहते हो तो सुनो। हाँ, हम दोनों एक दूसरे से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं और ये सब मेरी मर्जी से ही हुआ है। ये कह के वो रोती हुई नीचे भागी और वो इस लाचार शिकारी की तरह खड़ा रहा जिसके सारे परिंदे हाथ में आके उड़ गए थे और उनकी फड़फड़ाहट मुंह में तमाचे बन के लगी थी। आज रोते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसे आसमान से ज़मीन पे पटक दिया हो। इतनी जिल्लत, इतनी करवाहट। वो उसका लहजा याद करती तो सर पा बर्फ हो जाती। मोहब्बत तो खैर उसे पहले भी नहीं थी, लेकिन माँ का मान देख के उसने सर झुका लिया था। लेकिन अब शदीद हैरत हो रही थी कि वो शख्स उसके बारे में क्या सोचता है, तो दिल चाहा कि किसी अंधे कुएं में छलांग लगा दे। कितना अजीब सा एहसास था किसी के हो जाने का, और ख़ास तौर पे वो जो खामोशी से दिल का मकीन पर बैठा हो। उसकी फीलिंग्स भी आज कुछ ऐसी ही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बेगम साहिबा? बच्चों को पढ़ाते हुए अचानक अमल का फ़ोन आ गया जो बहुत चहक के उससे पूछ रहा था। वैसे अब किसी भी नमाज का कोई वक्त नहीं हो रहा। उसने उसे याद दहानी करवाई कि फिर हस्बे आदत वो उससे किसी नमाज का ना पूछ ले। ये तो वाकई ठीक कहा कि किसी भी नमाज का वक्त नहीं, तो फिर ऐसा करें कि घर के लिए कोई सौदा ही ले आएं। आंटी को आपसे शिकायत ही रहती है कि घर पे तवज्जो नहीं देते। उसने घड़ी पे वक्त देखते हुए कहा। अब देना शुरू कर दी है तवज्जो। आखिर को अपना घर भी तो बसाना है। वो अनजान बनते हुए रवानी में कहता चला गया। मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं। जैसी बातें करते हैं तो लगता है पाकिस्तान के किसी थके से स्कूल से मैट्रिक पास किया है। उसने मसनूई गुस्से से जवाब दिया। हाँ हाँ हाँ, वैसे अगर यकीन नहीं तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की MBA की डिग्री चेक कर लेना शादी के बाद। उसने हंसते हुए वजाहत दी। ये आप हर बात में शादी को क्यों ले आते हैं? क्या खुद को यकीन दिलाना चाहते हैं? वो सीरियस होके पूछ रही थी। यकीन तो मैं आपको दिलाना चाहता हूँ कि आप मेरी मनकूहा हैं, उसने जताते हुए उससे कहा। तो ठीक है मजाजी खुदा साहब, इन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं ना जो मासूम फ़ोन बंद होने का इंतज़ार में किताबें खोल के बैठे हैं। उसने बेचारगी से कहा। अच्छा कर देता हूँ फ़ोन बंद, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। अब कहीं टाइम किल करती करती खुद ही किल ना हो जाए तो मैं गरीब क्या करूँगा?
یہ کہہ کر اس نے ہنستے ہنستے فون بند کر دیا تو وہ بھی کتنی ہی دیر زیر لب مسکراتی رہی۔ سب بچوں کو کام کروا کے فارغ ہوئی تو گھنٹی بجنے لگی۔ سب بچے بریک پہ چلے گئے اور وہ بھی کلاس سے باہر نکلنے کی تیاری کرنے لگی کہ اچانک نصیر آیا اور اسے بتایا کہ کوئی اس سے ملنے آیا ہے، تو وہ حیران تھی کہ اس وقت کون ملنے آ گیا، اور اٹھ کے باہر آ گئی تو عمل ماتھے پہ سن گلاسز رکھے گاڑی سے ٹیک لگائے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اچھا تو آپ ہیں، میں بھی کہوں کون آ گیا ہے اس وقت؟ اس پہ نظر پڑتے ہی وہ دور سے بولی، گھر کے لیے کچھ سودا لینے نکلا تھا، سوچا آپ کو بھی ملتا جاؤں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے شاپر اس کی آنکھوں کے آگے لہرایا کہ وہ کہیں جھوٹ نہ سمجھ بیٹھے۔ مجھے آپ کی بات پہ یوں بھی اعتبار آ گیا تھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ پکڑ کے مسکراتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اس طرح بات کرنا عجیب سا لگ رہا ہے، اس لیے اندر آ جائیں۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے دروازہ کھول دیا اور وہ اندر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد باہر نکلنے لگی تو سامنے سارم پہ نظر پڑی تو وہ شعلہ اگلتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا تو ایک دم ٹھٹک گئی، اور جب عمل نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو اسے کھڑے پایا۔ آپ اندر جائیں، میں خود ہی اس کو دیکھ لوں گا، اس نے مضبوطی سے جبڑے بیچتے ہوئے کہا۔ پلیز آپ یہاں کوئی تماشا نہیں لگائیں گے؟ اس نے کوئی بات تو نہیں کی نا؟ ویسے بھی اسے صرف منگنی کا پتہ ہے، اور صرف منگنی کے بعد ملنا جلنا۔ اس نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور خود جلدی سے قدم بڑھاتی ہوئی اندر چلی گئی، اور وہ بھی گاڑی میں بیٹھا اور زن کر کے نکل گیا۔ جب گھر واپس آئی تو فجر اور امی رو رہے تھے۔ ارم بات کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ وہ بتا کے آنکھیں پھر دوپٹے سے رگڑنے لگی۔ کیا کہا آپ خالہ نے؟ اس کا دل کسی انجانے خوف کے زیر اثر دھڑک رہا تھا۔ کہہ رہی تھی آیت یوں تو بڑی پارسا بنتی ہے، اور باہر وہ اور اس کا منگیتر چھپ چھپ کے ملتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر پھر اسی شدت سے رونے لگی، اور اس کا ان کی بات سن کے سر چکرا گیا کہ سارم نے گھر آ کے یقیناً ماں کو بتایا ہوگا۔ جی امی، آج عمل اسکول آئے ہوئے تھے۔ امی آنسو پوچھنا بھول گئی اور اسے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگیں اور پھر فوراً گویا ہوئیں۔ آ گیا تھا تو کیا گناہ کیا، تم دونوں اب میاں بیوی ہو، وہ شکوہ کناہ لہجے میں بولی۔ لیکن امی ان کو تو نہیں پتا نا، اس نے بھنا کے کہا اور اٹھ گئی۔ اب سارم پہ رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ کتنا بدہیت چہرہ دکھایا تھا اس نے اپنا، یہ سوچنے سے حیران کر رہی تھی کہ اگر کسی سے سچی محبت کی جائے تو اسے یوں تو بدنام نہیں کیا جاتا، پر جن محبتوں کے بارے میں اس نے پڑھا تھا وہ تو بہت خالص اور کھری تھیں۔ تو کیا آج کل کی چاہتے بھی اب کے انسانوں جیسی ہیں، پل میں بدل دینے والی؟ اب اسے اس سے اور بھی شدت سے نفرت ہو گئی تھی۔ ارم بتا رہی تھی کہ وہ کسی کام سے باہر گئی ہے تو تمہیں عمل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا دیکھا تو جھٹ سے شکایت کرنے آ گئی۔ جب شام کو امی نے انکشاف کیا کہ یہ خالہ کی کارستانی ہے تو دل میں کہیں ہلکا سا پچھتاوا بھی جاگا کہ ناحق سارم پہ کیوں شک کیا۔ کس سوچ میں کھو گئی؟ امی نے اسے زور سے مخاطب کر کے ہوش کی دنیا میں لوٹایا۔ رابعہ بیگم تاریخ کا پوچھ رہی تھی، وہ بتا کے وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کس چیز کی تاریخ؟ اس نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ دل کی تاریخ، ہمیشہ لیٹ کروانے سے فائن ہو جاتا ہے۔ فجر نے اس کے حیران ہونے پہ لقمہ دیا تو وہ جھینپ گئی اور ضروری کام کا کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے عمل کا فون کیا اور سوال داغ دیا۔ ذہن نصیب، آج تو آپ کا فون آ گیا، سلام نہ دعا، اور کس مسئلے کا پوچھ لیا؟ وہ خوشی کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہو رہا تھا۔ مجھے باتوں میں نہ الجھائیں، اب یہ تاریخ والا شوشہ کیوں چھوڑا؟ وہ تنک کر بولی۔ اچھا تو آپ وہ والی بات کر رہی ہیں؟ کوئی شوشہ نہیں جی، میرے خیال میں اب آپ کو بھی مزید نہیں پڑھنا، اور میں تو ویسے بھی گزشتہ سال فارغ ہوں۔ اب کیا آپ نشاندہی کر سکتی ہیں کہ کیا غلط کیا؟ اس نے اپنا مدعا بیان کیا اور اب اس سے بھی کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ وہ اچھا، اللہ حافظ۔
وہ ایک دم گڑبڑا گئی اور فون بند کر دیا، مگر اس کا جاندار کہا بند کرتے ہوئے کانوں میں گونجا تو وہ اور کھسیانی ہوگی۔ شام کا منظر ہمیشہ سے ہی بہت پراسرار لگتا ہے، شاید اس لیے کہ ایک دن جا رہا ہوتا ہے اور رات آ رہی ہوتی ہے۔ دن امید ہے اور رات کا فلسفہ شاید کبھی سمجھ نہ آ سکے۔ سورج کے ڈوبتے ہی رات سارے ماحول پہ پنجے گاڑ لیتی ہے، لیکن چاند کے نکلتے ہی جیسے چاروں طرف تلسم چھا جاتا ہے اور انسان اپنی سب تلخیاں بھول کر اس کی ٹھنڈی اور مدھم روشنی میں کھو سا جاتا ہے۔ اور دل کیا کرتا ہے؟ جیسے چاند پر پرسکون اور شانت ہے، اسی طرح زمین پہ بھی سب لالچ، حرص، خود غرضی، دشمنی اور رقابت سب ختم ہو جائے۔ رقابت کا لفظ ذہن میں آتے ہی وہ ایک دم چونکی۔ سارن بھی تو رقابت کی آگ میں ہی جل رہا تھا، جیسے ایک انگارہ بظاہر تو بجھ جائے لیکن اندر سے سلگتا رہے اور اس کا سلگنا اچانک آگ میں بدل جائے اور یہ آگ ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے جائے۔ کسی انہونی کے ڈر سے اس کا دل بری طرح دہل گیا اور اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ گھر والے جب بھی شادی کے لیے کہیں تو وہ بلا چون چرا مان جائے گی۔ اے رے گلزار ہستی، بے آس و بے بسی کا تو دشت بے کنارہ، تو اگر برا نہ مانے تجھے ہو گر گوارا، میری آرزو کی لاشیں، میرے حوصلوں کی قبریں، میں کہاں پہ جا کے ڈھونڈوں مجھے کچھ تو دے اشارہ۔ اے رے گرار ہستی، تیری درست میں جو بھی رستوں کو اپنے بھولے، تو رخت سفر سے لوٹے سمتوں سے ان کے کھیلے۔ اب خاک بے ضرر ہے آدم کی کیمیا میں، تیری مشت کشت ہو کو کب تک بھلا یہ جھیلے۔ اے رے گزار ہستی، یہ فشار بدتمیزی، یہ خمار بے تحاشا، تو نے اپنی وسعتوں کو کیا اسی لیے تراشا۔ تیرے روز و شب کے قصے دیتے ہیں یہ خلاصہ، ہر شب نئے شگوفے، ہر دن نیا تماشا۔ عمل کے میسج نے اسے چھٹکا دیا اور وہ اس کی بھیجی جانے والی نظم پڑھ کے الجھ سی گئی کہ جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو۔ کیسی لگی؟ میری اپنی ہے، وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ بہت خوب، پر کیا آپ شاعری بھی کرتے ہیں؟ وہ حیران ہو کے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، بس کبھی کبھی، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ آپ کو دیکھ کے تو بالکل نہیں لگتا، وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولی۔ ضروری تو نہیں کہ جو انسان اوپر سے دکھے وہ اندر سے بھی ایسا ہی ہو، اس نے خاصا سنجیدگی سے جواب دیا۔ میرے خیال میں آپ برا مان گئے، اس نے ایک قیاس ظاہر کیا۔ شاید آپ کی بات کا میں نے کبھی مائنڈ نہیں کیا، اس نے گمبھیر لہجے میں کہا تو وہ بوکھلا سی گئی اور فون بند کر دیا۔ پھر ایک بار اس نظم کو پڑھا اور سیاق کو سباق سمجھتے سمجھتے آنکھ لگ گئی۔ تم؟ صبح جب اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو ایک دم امی کی آواز پہ چوکی کہ خیر ہے امی کس سے مخاطب ہیں؟ امی کون آیا ہے؟ وہ چٹکیاں بناتے ہوئے باہر آئی تو ایک دم ٹھٹک گئی۔ خالہ مٹھائی لیے ہوئے کھڑی تھی۔ مبارک دینے آئی تھی، تم دادی بننے والی ہو، یہ کہہ کر انہوں نے امی کو ساتھ لپٹا لیا۔ سارم کے بچوں کی دادی بننے کی خواہش کب سے تھی؟ انہوں نے یہ کہہ کے مٹھائی امی کو دے دی اور ساتھ ساتھ سارم کا نام لینا نہ بھولیں کہ کہیں عمیر یا سمیر بھائی نہ سمجھا جائے۔ بہت بہت مبارک ہو۔ امی نے بھی خوش دلی سے مبارک دیتے ہوئے صوفے پہ بٹھا دیا اور وہ اندر چائے بنانے چلی گئی۔ اگر تمہارے نکاح سے پہلے یہ خبر ملتی تو یقیناً عجیب سا لگتا۔ ان کے جانے کے بعد امی نے چائے کے برتن سمیٹتے ہوئے کہا تو وہ ان کے اس عجیب و غریب منطق پہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ جب وہ اسکول سے واپس آئی تو ڈرائنگ روم میں عاصم صاحب اور رابعہ بیگم کو پایا تو وہیں چلی آئی۔ حسب معمول وہ بہو سے بہت خوش ہو کر ملے، جبکہ رابعہ بیگم اس کے برعکس پھیکے سے چہرے سے ملی۔ پھر وہ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد چلے گئے۔ امی نے ان کے جانے کے بعد بتایا کہ رخصتی کی تاریخ لینے آئے ہیں۔
تو پھر کیا کہا آپ نے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ کہنا کیا ہے، بس آئیں بائیں شائیں ہی کر دی۔ امی نے خاصی ناگواری سے جواب دیا کہ وہ کوئی ڈھنگ کا جواب کیوں نہیں دیتی۔ اب آئیں تو جو تاریخ بہتر لگے وہ رکھ لیجیے گا۔ وہ سپاٹ سے لہجے میں کہہ کے اٹھ گئی تو وہ اس کا یہاں پلٹنے پر حیران و ششت رہ گئی۔ آج اس کی رخصتی کا دن تھا اور سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا تھا کہ اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ چچا، پھپھو اور تایا کی بیٹیاں ڈھیر سا میک اپ تھوپ کے میکبیتھ کی چڑیلیں بنی ہوئی پھر رہی تھیں۔ پلاسٹک کے آنسو بہائے جا رہے تھے۔ پورا ننیال کسی بات کا شوق منا رہا تھا، مگر دنیا داری کے لیے چہروں پہ مسکراہٹ کا ماسک پہنا ہوا تھا۔ امی ابو کی خوشی دید نہ تھی اور یہ تھوڑی دیر بعد امی اس کا ماتھا چوم کے آنکھیں صاف کرتی ہوئی باہر نکل جاتی۔ فجر بھی رنجیدہ تھی، مگر اسے یہ خوشی کہیں زیادہ تھی کہ اب ڈانٹنے والا کوئی نہیں ہوگا اور وہ اپنی مرضی سے ہر کام کرے گی۔ لیکن وہ بیوقوف یہ بھول رہی تھی کہ امی ابو کی تو رخصتی نہیں تھی نا۔ حالانکہ گھر سے کوئی نہ آیا تھا، مگر کچھ دن سے ماں پارا ضرورت سے زیادہ ہی کھیل رہی تھی اور ہر 2 گھنٹے بعد امی سے پوچھنے آ جاتی کہ کوئی کام تو نہیں، اور وہ سر کو نہیں میں ہلا دیتی۔ نہ جانے کیا کیا خدشے پال رکھے تھے اس نے۔ باقی سب لوگوں سمیت سارم کا رویہ ایسا تھا جیسے لوہے کو کچھ دیر گرم کیا جائے تو وہ پانی بن جائے، مگر پھر کچھ دیر بعد ٹھنڈا ہونے پر اپنی اصلی حالت میں آ کر ٹھوسانی شکل اختیار کر لے۔ دوسری طرف عمل کے گھر میں خوشیوں کی بارات تھی۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے ماں باپ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمانے بھر کی خوشیاں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ اقصیٰ ابھی تک اسپتال میں تھی اور خطرہ ٹلا نہیں تھا، اس لیے اس کی آمد سے قبل جلد از جلد سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ آیت کی چند ایک دوستیں اس کے ارد گرد بیٹھی اسے چھیڑ رہی تھی، پر وہ چھڑنے کے موڈ میں ہرگز نہیں لگ رہی تھی کہ اتنے دن سے نیند جو پوری نہیں ہو رہی تھی۔ پہلے ایسی ہوتی ہیں دلہنیں، اتنی دیر سے اس کا نام لے لے کے چھیڑ رہی ہیں، پر مجال ہیں جو بھول کے بھی ایک مسکراہٹ چہرے پہ آئی ہو، لگتا ہے کریلے چبا کے بیٹھی ہو۔ رجا کو غصہ آ گیا تھا کہ 1 گھنٹے سے اسے ہنسانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، پر اس نے بھی ڈھیٹ پن میں آکسر لیا ہوا تھا، اس لیے نہ ہی ہنسی۔ ہاں نہ تو کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہو؟ میں نے کب درخواست کی کہ مجھے ہنساؤ؟ اس نے دنیا جہاں کے اتاہٹ چہرے پہ لا کے کہا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، ایسے ہی بیٹھی رہو اپنا سڑا ہوا منہ لے کر، ہم جا رہے ہیں۔ ہجارہ نے یہ کہہ کے ہمنا اور دیا کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل گئی تو اس نے شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد جو نام چیخ بن کے ابھرا وہ اس کے اعصاب کو شل کر گیا اور وہ سرتابہ برف ہو گئی۔ عمل اور اس کے گھر والوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہم لوگ ادھر جا رہے ہیں۔ جانے اسے عجلت میں کون بتا کے گیا تھا، اور وہ یوں سن سی ہو گئی تھی جیسے سارے اعصاب نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور وہ خلا میں مقید ہیں۔ سب کچھ بکھرا بکھرا سا محسوس ہو رہا تھا اور ذہن پہ زور ڈالنے پر بھی کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ بس اتنا پتا تھا کہ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ اسی احساس کے زیر اثر 2 موتیوں جیسے آنسو لڑک کر اس کی میک اپ زدہ جلد پر لکیریں چھوڑ گئے تھے۔ پھر یہ سلسلہ ایسا جاری ہوا کہ وہ کتنی ہی دیر تک روتی رہی اور گھر میں موجود مہمان اسے تسلیاں دیتے رہے۔ اسے روتے روتے رات ہو چکی تھی۔ جب ہسپتال سے کوئی آیا تو بتایا کہ عاصم صاحب اور عمل کو تھوڑی سی چوٹیں آئی ہیں اور عابیہ بیگم ابھی تک ICU میں ہے۔ امی نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ بھی کپڑے بدل کے ہسپتال آ جائے، سو وہ جانے کے لیے فوراً تیار ہو گئی۔ آج تک کسی نے ایسی جوڑی نہیں دیکھی ہوگی کہ دلہن کا رو رو کے آلو بخارے جیسا ناک اور دلہا پٹیوں میں لپٹا ہوا۔ ہاں ہاں ہاں،
अमल ने आयत के आते ही जुमला कसा तो सब मुड़ के देखने लगे और वो ख्वामख्वाही झेप गई। दूल्हा साहब आप चुप करके दवाई खा लें और इनको अपने फटीचर जोक्स का कल निशाना बना लें। उसकी कज़न सरहाने दवाई लेके खड़ी थी तो आयत की तरफ इशारा करके मुस्कुरा रही थी। दवाई खाने के कुछ देर बाद वो सो गया। अब काफ़ी रात हो चुकी है तो ऐसा करो कि सब लोग घर चलो। वो भी सो चुका है तो फिर कौन रहेगा उसके पास। अब्बू जमाए रोकते हुए सबसे कह रहे थे, जिनमें आधे से ज़्यादा लोग सो चुके थे, तो वो जल्दी से बोली, मैं ठहर जाती हूँ। तो जो 3-4 लोग जाग रहे थे अपना फ़र्ज समझ के ऊ की आवाज़ निकाल के दांत निकालने लगे और वो बेचारी नीचे मुँह करके ऐसे लाल हो गई जैसे गलाल मिल दिया हो। तो उसके अब्बू सबको उठने का इशारा करके बाहर निकल गए। मेरे हमनवा मेरे हमसफ़र, तुझे क्या पता तुझे क्या खबर, तेरे बाद वक्त ने मेरे साथ क्या नहीं किया तेरे नाम पर, तेरी जुस्तजू के फ़रेब से तेरी आरज़ू के सराब तक, बिसादे खुशी में सह गया सो क़यामतों से अज़ाब तक। वो जब दरवाज़ा बंद करके लौट रही थी तो वो आंखों में शरारत भर के गुनगुना रहा था, आप गालिबन सो रहे थे। वो पलकें झुका के बैठ के पायंती पे टिक गई। तुम्हारे लिए एक अंगूठी ली थी कि मुंह दिखाई पे पहनाऊंगा, पर उसकी नौबत ही नहीं आई। ऐसा करो शेरवानी की जेब में से निकाल के खुद ही पहन लो। उसने एक कराह के साथ जेब आगे कर दी कि बाजू भी पट्टियों में लिपटा हुआ था, तो आयत ने भी एहतियात से टिटोल के पहन ली। कितनी नाजुक सी अंगूठी थी जिसमें नन्हा सा दिल, और इस दिल में हीरों की कितार में 2 ए इस तरह बने हुए थे कि गौर से देखने पे पता चलता था कि कुछ लिखा हुआ है। और वो उसकी पसंद को सराहते हुए महवित से अंगूठी को देख रही थी। मेरे ख्याल में ये मुलाकात काफ़ी देर तक दोहरा लिया। अब सो जाओ क्योंकि सुबह तुम्हारे घर वालों ने फिर कबाब में हड्डी बनने आना है। उसने ये कह के आंखें मूंद ली तो वो भी मसनूई खफगी के साथ करीब पड़े सोफे पे लेट गई। लोगों की सालियाँ नाश्ते में हलवा पूरी और न जाने क्या कुछ लाती हैं, और इधर हम हैं, ये लें सूप। दरवाज़ा बजने पे वो हड़बड़ा के उठी तो सामने फजर सूप का बाउल लिए खड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या अम्मी को अभी भी होश नहीं आया? वो इसे सूप पिला रही थी जब उसने अब्बू को आते हुए देखा तो तफक्कुर से पूछने लगा, इंशाल्लाह आ जाएगा, मैं ज़रा भाईजान के कमरे से हुआ हूँ। वो इसे तसल्ली दे के उठ गए, मगर वो अभी भी सदमे से चूर नज़र आ रहा था। 2 दिन बाद वो सादगी के साथ टूटे पूछे अमल के साथ रुखसत हो गई। फिर मगर सास अपनी हालत के पेश नज़र अस्पताल में ही थी, इसलिए वो उनके बगैर ही रुखसत होके आ गई। हमारी शादी को 1 हफ्ता तो हो ही गया होगा और अम्मी भी बेहतर हैं, और इसके अलावा कोई टेंशन और परेशानी भी नहीं, तो इसलिए मैंने स्विट्ज़रलैंड के टिकट्स ले लिए हैं और हम दोनों कल रात की फ़्लाइट से ही जा रहे हैं। अमन ने चहकते हुए दोनों टिकट्स मेज़ पे रख दिए। सिर्फ हम दोनों? आयत की हैरत पर आवाज़ आई। मेरे ख्याल में हनीमून में सिर्फ मियाँ बीवी ही जाते हैं, लेकिन अगर आप इसरार करती हैं तो अम्मी अब्बू के अलावा कसूर, बदर, जहांगीर और नजमा को भी ले चलते हैं। उसने एक एक लफ्ज़ चबा के नौकरों की लिस्ट गुनवा दी। आप मेरी हर बात को उल्टा क्यों ले लेते हैं? मेरा मतलब था कि अम्मी अभी ठीक नहीं है तो, और मैं उनको अपनी कस्टडी में रखना चाहती हूँ। वो सदमे से कह रही थी तो इसे भी उस पर तरस आ गया। सॉरी यार, मैं समझा नहीं था। ठीक कहती हो तुम, लेकिन मुझे भी अंदाज़ा था कि हम लोगों की गैर मौजूदगी में अम्मी का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए नर्स का इंतज़ाम करके आया हूँ, रात को वो आ जाएगी। ये कह कर वो इसका गाल छू के उठ बैठा। शाम को नर्स आई तो आयत ने इसे अम्मी से मिलवा दिया और उन्हें उसके सुपर्द कर दिया। वो कोमे से निकल तो आई थी, पर अभी भी अपने काम ठीक से नहीं कर सकती थी, और आयत ही इनका हर काम करती थी।
तो वो एक आध बार तशक्कुर आमेज़ निगाहों से देख लेती, मगर मुंह से कुछ ना बोलती। पर उसके लिए वो एक निगाह ही बहुत कुछ थी। उसे लगता कि शायद अल्लाह ने यही मौका दिया है उसे सास के नज़दीक आने का। यही सोचकर वो मुतमईन हो जाती और फिर उनके कामों में दिलो जान से जच जाती। अब अमल साहब ने हनीमून का शोशा छोड़ दिया था, तो इसे एकदम याद आया कि उसकी अपनी भी कोई ज़िंदगी है। हम लोग यहाँ पर 2 महीने रहेंगे, ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे और बोंगियाँ मारेंगे। हाँ हाँ हाँ। अमल ने सूटकेस होटल के कमरे में रखते हुए उसे अपने इरादों से आगाह किया। बल्कि नहीं, अगर बोंगी मार दी तो मैं अकेला रह जाऊंगा। उसने उसके तासुरात नोट किए बगैर कहा, पर वो हूर मस्नूई गुस्से से उसे देखती रही और आखिर हंस पड़ी। और फिर दोनों ही कितनी देर तक हंसते रहे। स्विट्ज़रलैंड आने के बाद एकदम ज़िंदगी बदल सी गई और दोनों को लगता था कि ये सब कुछ ख्वाब सा है, और अगर वाकई ख्वाब सा है तो कभी न टूटे। दोनों सारा दिन खाना बदोशों की तरह घूमते रहते, हर फिक्र से आरी, और रात को होटल के टेरेस पर कॉफ़ी का मग थामे घंटों बातें करते रहते। वफा के कैद खानों में सजाएं कब बदलती हैं, बदलता दिल का मौसम है, हवाएं कब बदलती हैं। मेरी सारी दुआएं तुमसे ही मसनू है जाना, मोहब्बत हो अगर सच्ची दुआएं कब बदलती हैं। कोई पाकर निभाता है, कोई खो कर निभाता है, नए वादे तो होते हैं, वफाएं कब बदलती हैं। वो कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए गुनगुना रही थी, तो उसे इस पर बेसाख्ता प्यार आ गया, तो उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी अपनी दादी की बात याद आ जाती है, तो झुरझुरी सी हो जाती है। वो उसके कांधे पर सर टिकाए से कह रही थी, अगर मुझे बता दें तो शायद इसी सदी का मख्फी तरीन राज मिसेस आयत की ज़ुबानी सुन के सुरखरू हो जाऊं। वो अभी तक तरंग में था। दादी कहती हैं कि जो मोहब्बत सर चढ़ के बोलती है वो उतनी ही जल्दी उतरती है कि वो हनूस साजी लहजे में बोल रही थी कि उसे उसका कांधा भीगता हुआ महसूस हुआ। तुम रो रही हो? वो जल्दी से उसका चेहरा हाथों में लेके उसकी आंखों में झांकने लगा, और वो हमेशा की तरह कुछ भी बोले बगैर रोती रही। इतने रोमांटिक मूड का सत्यानाश कर दिया। आखिर आपको बैठे बिठाए क्या हो जाता है मिसेस अमल? वो जिद होकर इसे पूछ रहा था, मगर वो खामोश और खोई खोई सी रही। मोहब्बत को कोई समझे तो आखिर किस तरह समझे, ये जालिम इंतहा तक इब्तिदा मालूम होती है। वो शरारत से गुनगुनाया तो वो भी आंसुओं में हंस दी। तुम्हारी दादी ने तो ये कहकर तुम्हें रुला दिया, पर अब मेरी दादी क्यों पीछे रहें? वो हंसी दबाते हुए कहने लगा, तो वो हैरत से उसका मुंह तकने लगी। मेरी दादी ने कहा था कि अपने आज के लिए कल को क्यों बदसूरत बनाना। हो सकता है वो आज से भी ज़्यादा हसीन हो। इसलिए अब हम कल जैनवा जा रहे हैं, सो अंदर आ जाओ कि सर्दी से जमना है। उसने ये कहकर बात ख़त्म कर दी तो वो मुस्कुराते हुए साथ हो ली। अगले दिन वो जेनेवा घूमते रहे, वो वहाँ मौजूद चीज़ों को देख के महफूज होते रहे। ये सब उसके लिए बहुत नया और अनोखा था, और हर चीज़ में एक ऐसी खूबसूरती थी जो पहली नज़र में दिल में उतर जाए। और ज़्यादातर कमाल तो अमल की मोहब्बत का था, जिसने दुनिया की हर चीज़ को मोहब्बत का लिबादा उड़ा दिया था, और उसके साथ ने हर लम्हे को उसकी ज़िंदगी का बेहतरीन लम्हा बना दिया। ढलती शाम के साए आहिस्ता आहिस्ता गहरे हो रहे थे, और वो होटल की बालकनी में इकट्ठे बैठे उन लम्हात को जो मोहब्बत की चाशनी से भरे थे खूब एंजॉय कर रहे थे। तभी अमल अपनी कुर्सी से उठकर आयत के करीब आ खड़ा हुआ और कुर्सी पर बैठी आयत के गिर्द अपने बाजू फैलाकर बोला, किसी ऐसी शख्स के साथ होना जिसे आप बेहद चाहते हो माहौल को कितना मुख्तलिफ बना देता है। वो रोमांटिक होकर बोला, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। आयत ने उसकी तरफ सर उठाकर देखते हुए कहा, मेरी भोली भाली वाइफ, मेरा मतलब है कि आज यहाँ तुम्हारे साथ हूँ तो हर चीज़ में एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा है,
जैसे हर चीज़ आज यूं ही मोहब्बत के गीत गा रही है। मैं तो यहाँ पहले भी कई बार आ चुका हूँ, मगर इस जगह की तमाम तर खूबसूरती के बावजूद हमेशा किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास होता था, जिसे मैं कभी समझ नहीं पाया। मगर आज जैसे सब कुछ मुकम्मल हो गया है, कहीं भी किसी भी शय की कमी नहीं, और तुम्हारे वजूद ने इस जगह को मज़ीद हसीन बना दिया है। और दिल चाहता है कि हम हमेशा यहीं रह जाएं और यूं ही लव बर्ड्स की तरह अपनी तमाम ज़िंदगी यूं ही एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते गुजार दें। वो उसके शानों पे झुककर सामने ढलती शाम के सायों में खोकर बड़े जज्ब से कह रहा था, और उसके लफ्ज़ों में खोकर आयत भी जाने किन ख्यालों में डूब गई थी। हाँ, मेरा भी दिल चाहता है कि हमारा साथ कभी ख़त्म ना हो और ना ही हमारी मोहब्बत कभी कम हो। आपका साथ जो मिल गया तो यूं लगता है जैसे मुझे जिंदगी दुनिया में ही जन्नत मिल गई हो। वो महसूर कुन अंदाज में बोली। काश ये वक्त यहीं रुक जाए, ये खूबसूरत लम्हे कभी ना गुजरें, ये वक्त थम जाए और हम तुम यूं ही बाहों में बाहें डाले बैठे रहें। अमोल उसकी तरफ देखकर बोला, और शाम के ढलते साए गहरे हो चुके थे। उसने प्यार से उसका चेहरा छुआ तो पानी की नमी से उसके पोरों को बहुत ठंड महसूस हुई। तुम रो रही हो? वो उसका चेहरा हाथों में लेके उसकी आंखों में झांकते हुए पूछने लगा, पर वो हमेशा की तरह कुछ भी बताए बगैर रोती रही। इतने रोमांटिक मूड का सत्यानाश कर दिया। आखिर आपको बैठे बिठाए क्या हो जाता है मोहतरमा? मुझे होकर उससे पूछ रहा था, पर जब देखा कि वो गुमसुम और चुप है तो कुछ देर उसे गहरी नज़रों से देखता रहा और बोला, क्या बात है, तुम क्यों अचानक ही दुखी हो जाती हो? उसने चिढ़ कर पूछा। कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, उसने आंसू साफ करते हुए क्यों कहा। कुछ तो ज़रूर है, वरना कोई बिला वजह क्यों रोएगा? अमल ने यकीन से कहा। जाने क्यों मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ बैठ गया है। कैसा खौफ? पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ वक्ती है और सब कुछ बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। वो खौफज़दा नज़रों से आसमान की तरफ देखकर कह रही थी, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्या तुम्हें मुझ पर और मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं? अमल इसके सामने बैठ के इसकी आंखों में देखकर पूछने लगा। नहीं, ऐसी बात नहीं, पर जाने क्यों हर वक्त दिल में वसवसे पैदा होते रहते हैं, और अब तो मुझे आपकी मोहब्बत की इतनी आदत हो गई है कि लगता है कि अगर एक दिन भी आपसे दूर रही तो मर जाऊंगी। उसने आंसू गिराते हुए कहा। कैसी बातें करती हो तुम? क्या मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ? पता नहीं, मगर अगर आपने कभी मुझसे खुद को जुदा किया तो खुदा की कसम मैं मर जाऊँ। इससे पहले कि बात पूरी होती, अमल ने उसके होठों पर हाथ रख दिया और उसे खुद से चिमटा लिया। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी जान हो। मैं खुद भी एक पल तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और अब कभी तुम जुदाई की कोई बात नहीं करना, समझी, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगा। उसे प्यार से कहते हुए खुद भी रोमांच सा हो गया था। फिर दोनों बच्चों की तरह सारा सा दिन हर फिक्र से आरी घूमते रहे, और यूं पलक झपकते ही 2 महीने गुजर गए। वो कुछ उदास और कुछ खुश थी कि सब घर वालों को इतनी देर बाद जाके मिलेगी, लेकिन अमल इसके बरक्स हलकान हुआ जा रहा था कि इतनी जल्दी 2 महीने गुजर गए। जी तो व्यूवर्स, प्यारे दर्शक का दिया कि एपिसोड 3 यहाँ पर ख़त्म होती है। न्यू एपिसोड जल्दी जाएगी। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि